बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त इजराइल गजा के ऊपर कब्जा करने में मसरूफ है और गजा की आबादी के ऊपर उसने इतनी बमबारी की है कि गजा की आबादी को उसने मिस्र जाने पे मजबूर कर दिया। मिस्र भी इस वक्त जो है वो गजा के लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। गजा के लोग बेचारे फंसे हुए हैं और कोई मुसलमान लीडर जो है वो उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। आप यकीन रखें कि इस वक्त गजा के लोगों को कोई सॉलिडेरिटी नहीं चाहिए, उनको कोई फूड, शेल्टर, पानी शानी, ठीक है, ये सब कुछ तो चाहिए होता है, लेकिन इस वक्त उनको आप लोगों के असले की जरूरत है, आप लोगों की फौजों की जरूरत है। सिर्फ मुसलमान मुल्क एक काम करें कि जो मुमालिक इस वक्त इजराइल के नजदीक हैं वो अपनी फौजें सिर्फ बॉर्डर पे ले आए, बस उसी वक्त जंग रुक जाएगी। बिल्कुल जंग जो है वो खत्म हो जाएगी। आपने कोई गोली फायर नहीं करनी, आपने कोई गोला फायर नहीं करना। आप जस्ट इजराइल को एक पैगाम दें कि अब बस कर दो, हमारी फौजें बॉर्डर पे लग गई हैं, आपने कुछ मजीद किया तो आप पे हमला कर दिया जाएगा। लेकिन इन लीडर्स के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये सिर्फ अपनी फौजों को सरहद पे लाके खड़ा ही कर दें और इजराइल को एक पैगाम दे दें। एक नेवल शिप जाके आप गजा के बाहर खड़ा कर दें, इजराइल 100 दफा सोचेगा गजा के ऊपर बमबारी करने के लिए, लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जैसा कि आपको पता है कि जितने भी ईरान बैक्ड प्रॉक्सीज हैं उन्होंने अपने कैपेसिटी के अंदर इजराइल को एंगेज किया हुआ है। मसलन हिजबुल्लाह वाले पूरे तरीके से जंग तो नहीं छेड़े, लेकिन उन्होंने इजराइल को एंगेज जरूर किया हुआ है। वो जिसको कहते हैं ना, वो हल्की फुल्की ढोलकी बजाते रहते हैं, कभी कुछ फायर कर दिया, कभी कुछ फायर कर दिया। उन्होंने अपना काम जो है वहां से जारी किया हुआ। इजराइल भी उनको पूरे तरीके से एंगेज नहीं करता, क्योंकि इजराइल को पता कि अगर पूरी जंग खुल गई तो तबाही ज्यादा इजराइल की होगी। वहां पे तो ऑलरेडी कुछ नहीं है। दूसरी तरफ यमन के अंदर हौथियों ने क्या काम शुरू किया हुआ है कि उन्होंने जितने भी ये कमर्शियल शिप्स हैं उनको अब निशाना बनाना शुरू कर दिया है। देखिए, ये जो रेड सी है ना, पहले आप इसको थोड़ा सा समझें। ये एशिया और अफ्रीका को तकसीम करता है। एशिया की तरफ से अगर आप रेड सी में दाखिल हो तो ये आपको मिस्र और इजराइल तक ले जाता है। मिस्र की स्वेज कैनाल जो है वो मेडिटेरेनियन और रेड सी को आपस में मिलाती है और दुनिया की 15% ट्रेड इस रेड सी के रास्ते से होती है। और अगर आप गौर से देखें तो इस रेड सी के चारों तरफ सिर्फ मुसलमान ममालिक हैं, लेकिन फिर भी किसी में हिम्मत नहीं कि अपने इतने जबरदस्त चोक पॉइंट को इस्तेमाल करके वो अपनी कोई बात ही मनवा लें, गजा के मुसलमानों के ऊपर बमबारी बंद करवा दें। मैं आपको आज एक बात बता देता हूँ, इसको लिख लें। इजराइल, जैसे मैंने आपको एक दफा एक वीडियो में बताया था कि इजराइल ने आज तक अपनी बाउंड्रीज जो है उनको डिक्लेयर नहीं किया हुआ। मतलब जिस तरह से पाकिस्तान अपनी एक बाउंड्री डिक्लेयर करता है, इंडिया अपनी एक बाउंड्री को डिक्लेयर करता है, उसमें जो मर्जी डाल रहे, उसमें लद्दाख भी डाल रहे, उसमें चाइना का हिस्सा भी डाल रहे, भले भूटान भी डाल रहे, जो मर्जी डाल रहे, लेकिन हर मुल्क अपनी एक बाउंड्री डिक्लेयर करता है कि जी ये मेरा मुल्क है, इस पे मेरा क्लेम है। वो उसके कब्जे में हो या ना हो वो एक अलग चीज है, लेकिन हर मुल्क अपनी बाउंड्री जरूर डिक्लेयर करता है। इजराइल अपनी बाउंड्री डिक्लेयर नहीं करता। इसका क्या मतलब है? आज इजराइल गजा पे कब्जा करेगा, वहां के मुसलमानों को यहां से निकाल के मिस्र भेज देगा। इसके बाद इजराइल जो है वो सीरिया पे कब्जा करेगा, इराक तक जाएगा, लबनान के ऊपर कब्जा करेगा, जॉर्डन के ऊपर कब्जा करेगा, मिस्र के हिस्से पे कब्जा करेगा। ये जो इजराइल का झंडा है ये ऐसे ही नहीं, इसके ऊपर दो नीली पट्टियां लगी हुई। इन नीली पट्टियों का मतलब है एक तरफ यूफ्रेटस है और दूसरी तरफ नाइल है, और इसके दरमियान जितना भी एरिया वो सारे का सारा इजराइल है। और इसके मुताबिक इजराइल के पास इराक भी आता है, इजराइल के पास सीरिया का हिस्सा भी आता है, लबनान भी आता है, मिस्र और जॉर्डन भी आता है। तो आपका क्या ख्याल है, अगर ये बातें हमें पता है, एक आम आदमी को पता है, तो इन ममालिक में रहने वाले हुक्मरानों को नहीं पता कि इजराइल के क्या प्लान्स हैं? उनको भी पता है, लेकिन बस पता नहीं वो इसके ऊपर कोई रिएक्शन क्यों नहीं देते। बहरहाल एनीवे, आज के टॉपिक पे रहते हैं। अब ये जो रेड सी है, जब आप एशिया से इसमें दाखिल होते हैं तो पहले यमन आता है और उसके बाद सऊदी अरेबिया आता है, और रेड सी के इस कोस्ट के ऊपर जद्दा भी आता है, जद्दा की पोर्ट आती है, और जद्दा से आपको पता है कि मक्का कितना नजदीक है। जिन्होंने हज उम्रा वगैरह किया हुआ उनको आइडिया है कि पहले आप जद्दा के एयरपोर्ट पे उतरते हैं और वहां से बस पकड़ के 2-2.5 घंटे का सफर है मक्के का, और वहां पे आप फिर मक्का जाके उम्रा हज वगैरह करते हैं। तो इसी रेड सी के किनारे पे आपको जद्दा भी मिलेगा और मक्का भी मिलेगा। तो ये मुसलमानों के लिए आप समझ लेंगे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। और उसके बाद जो है, जैसा कि मैंने बताया कि पहले यमन आता है। अब यमन जो है वो इजराइल के ऊपर कुछ ड्रोन्स फायर कर रहा है, लेकिन उन ड्रोन्स को अमेरिका के जो शिप्स इस वक्त रेड सी के अंदर फिर रहे हैं वो एंगेज कर लेते हैं, गिरा देते हैं। तो इस वक्त रेड सी के अंदर एक बहुत बड़ी जंग लगी हुई है। जंग इस वक्त इजराइल में तो नहीं लगी, वहां पे तो जेनोसाइड हो रहा है। गजा वालों ने क्या बेचारों ने जंग करनी है, जंग तो इस वक्त लगी हुई है रेड सी के अंदर। और रेड सी के अंदर होतीज जो है ना सिर्फ कमर्शियल शिप्स को रोक रहे हैं, बल्कि इजराइल के ऊपर यहाँ से ड्रोन्स और मिसाइल भी फायर कर रहे हैं। और इनको रोकने के लिए अमेरिका ने एक कोalition जो है वो बना दी है, तकरीबन 19 ममालिक की। अमेरिका ने ये नहीं बताया कि उन 19 ममालिक में कौन कौन से कंट्रीज जो है वो शामिल हैं, लेकिन 19 ममालिक की एक कोalition जो है वो बना दी गई है, जिसका काम ही ये है कि वो हौतीस के फायर किए हुए ड्रोन्स और हौतीस की तरफ
तरफ से ये जो कमर्शियल शिप्स हैं इनको रोकने को रोके। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। पिछले दिनों रॉयल नेवी यानी कि ब्रिटेन की जो नेवी है उसके एक टाइप 45 डिस्ट्रॉयर ने कुछ ड्रोन्स इंटरसेप्ट, ये HMS डायमंड था, जिसने 15-20 ड्रोन्स जो हैं उनको एंगेज किया और मार गिराया। ये 15-20 ड्रोन यमन से फायर किए गए थे और ये ड्रोन 2 घंटे के अरसे के अंदर जो है ये इनको फायर किया गया था और ये इजराइल की तरफ जा रहे थे। कामिकाजी ड्रोन्स थे, डेफिनेटली वन वे ट्रिप था इनका। वहां पे जाके इन्होंने अपने टारगेट्स के ऊपर जाके गिरना था और उन पर तबाही फैलानी थी। लेकिन रॉयल नेवी के टाइप 45 डिस्ट्रॉयर ने इन ड्रोन्स को एंगेज किया और इनको मार गिराया और ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है वो इसको एक्सेप्ट करती है। ये वहां से खबर आई है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का एक डिस्ट्रॉयर था, उसने तकरीबन 14 ड्रोन्स को एंगेज किया। ये बेसिकली अमेरिकन नेवी का आर्ले बर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर था। इससे पहले इसी आर्ले बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर ने तकरीबन 22 टारगेट्स जो है उनको एंगेज किया था, जिनमें कोई ड्रोन्स थे, कोई क्रूज मिसाइल्स थे, कोई बैलिस्टिक मिसाइल्स थे और उनको मार गिराया था। अब 14 ड्रोन्स जो थे वो फायर किए गए यमन की तरफ से और उस एरिया से जहां पे हूथियों का कंट्रोल है, और इन 14 ड्रोन्स को भी इस यूएस नेवी के आर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर ने जो है वो मार गिराया। खैर ये अमेरिकन और कोलिशन फोर्सेस का क्लेम है, कितने मिस हुए, कितने जाके लगे, ये वो नहीं बताते। लेकिन बहुत से ड्रोन्स और बहुत से बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं जो कमर्शियल शिप्स के ऊपर फायर किए जाते हैं, उनमें से कई जाके हिट भी करते हैं। इनकी तस्वीर या वीडियो जो है वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर जरूर नजर आएंगी। मसलन एक की तो मैं आपको कहानी सुना देता हूँ कि अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है इस वक्त, सेंटकॉम जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने एडमिट किया कि एक कंटेनर शिप को हूथी बैलिस्टिक मिसाइल ने हिट किया जाके और उसके ऊपर आग वगैरह लग गई। और उसको कह लें कि तबाह तो नहीं हुआ, कंटेनर शिप बहुत बड़ा होता है, लेकिन डेफिनेटली उस कंटेनर शिप के जो ऑपरेशन है वो रुक गए होंगे। तो ये जो रेड सी और बाबल मंदब स्ट्रेट है, यहाँ पे इस वक्त बहुत बड़ी जंग लगी हुई है और यहाँ पे पिछले दिनों के अंदर नवंबर दिसंबर में बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं जिनको रिपोर्ट किया गया है। कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि इतनी ज्यादा पजीराई नहीं हासिल होती उनको और वो मीडिया में भी नहीं आते। लेकिन ये एक तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें इन इंसिडेंट्स को बताया गया है। ये आपको जो ग्रे सी लाइन नजर आ रही है ये बेसिकली सी रूट्स हैं। इन रूट्स के ऊपर शिप्स जो है वो चलते हैं और इन रूट्स पे चलने वाले शिप्स को हूथियों ने जो है वो एंगेज किया है। किसी के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक की गई है, किसी को हूथियों ने वैसे हुक्म दिया है कि आप अपना कोर्स यानी कि अपना रास्ता जो है वो उसको चेंज कर लें। किसी के ऊपर मिसाइल अटैक्स हुए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रेड सी के ऊपर से दुनिया की 15% ट्रेड जो है वो चलती है। और अब ये जो ट्रेड शिप्स हैं जिनके ऊपर ये कंटेनर वगैरह लदे होते हैं, इन्होंने अपना रास्ता जो है वो बदलना शुरू कर दिया। पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शिप्स मेडिटेरेनियन में आते थे और उसके बाद ये स्वेज कैनाल से होते हुए रेड सी में दाखिल होते थे और रेड सी से दाखिल होकर ये इंडियन ओशन में आते थे। लेकिन अब इन्होंने अपना रास्ता जो है वो बिल्कुल बदल लिया। ये अटलांटिक ओशन से अब ये मेडिटेरेनियन नहीं जाते, ये अटलांटिक ओशन से चक्कर लगा के केप ऑफ गुड होप यानी कि साउथ अफ्रीका जाते हैं। साउथ अफ्रीका से जाके फिर ये वहां से इंडियन ओशन में दाखिल होते हैं और फिर आगे ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर जाते हैं, जिनमें ये मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, चाइना वगैरह शामिल है, फिलीपींस वगैरह शामिल है। तो इस तरह से इनका जो रूट है वो बहुत लंबा हो जाता है और कई दिनों के ऊपर हो जाता है। और उसके अलावा मैं आपको डेफिनेटली ये बता सकता हूँ, मेरे पास कोई फिगर तो नहीं है कि ये जो कंटेनर शिप्स हैं इनकी जो इंश्योरेंस है वो भी बढ़ गई होगी, इनकी कॉस्ट बढ़ गई होगी। इनका रास्ता अगर बढ़ा तो डेफिनेटली इनकी कॉस्ट भी बढ़ी होगी और उसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने भी अपनी कॉस्ट बढ़ा दी होगी। तो इजराइल को अल्लाह जाने बीच में से क्या मिलना है इतने लोगों को मार के, दुनिया में फसाद खड़ा करके, कि वो इतने ज्यादा इंसान भी मार रहा है, बच्चे भी मार रहा है और उसके अलावा ये सारी दुनिया की जो ट्रेड है वो भी महंगी हो गई है, चीजें महंगी हो गई है, गरीब आदमी वैसे ही मर जाएगा। पता नहीं इनको बीच में से क्या चाहिए। तो एनीवे ये एक बड़ी डेवलपमेंट चल रही थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। लोग पूछते हैं कि जी आप गजा के ऊपर इतनी बात नहीं करते। गजा के ऊपर कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं जरूर बात करता हूं और रोज तो एक बात नहीं की जा सकती कि आज इजराइल ने इतने बच्चे मार दिए, अल्लाह माफ करे, आज इजराइल ने इतने गजा वालों को जो है वो शहीद कर दिया। जो डेवलपमेंट होनी है वही आपको बतानी है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो कि इस वक्त रेड सी के अंदर चल रही है, तो इसको मैंने अपडेट भी कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।